Press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. आज तक हमने ध्यान की बहुत सी टेक्निक की बातें की है। काय उत्सर्ग से शुरू करके और मनोगुप्ति वचन गुप्ति की बातें की है। चेतन शक्ति के ऊर्ध्वगमन की बात की है। 7 चक्रों की बात की है। ईडा पिंगला सुषुम्ना की बात की है। स्थूल शरीर, तेजस शरीर, कार्मांड शरीर की बात की है। अधिव्यवसाय, लेश्या, इनकी बातें हमने की है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, उसकी और शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है उसकी प्रेक्षा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम कैसे जाए, इसकी बातें हमने की। स्थूल और सूक्ष्म के जो डिवीजन है, स्थूल 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 सूक्ष्म, और सूक्ष्म के जो डिवीजन है सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, इसकी हमने बातें की है। और ध्यान में स्थूल से शुरू करके हमें सूक्ष्म सूक्ष्म तक पहुंचना होता है। प्राण शक्ति की बातें हमने की, उसका क्या महत्व है ये हमने देखा। अंतर कुंभक बाह्य कुंभक की बातें हमने की, उसका क्या महत्व है। इमोशंस आए तो कैसे कंट्रोल करें कुंभक के द्वारा, इसकी बातें हमने की। 3 गुप्ति की बातें तो हमने कायोत्सर्ग के उसी में ही हमने की है। विचार को कैसे कंट्रोल करें, धर्म ध्यान अधर्म ध्यान क्या है, और कैसे अधर्म ध्यान से बचकर धर्म ध्यान तक चले जाए। संलीनता की बातें हमने की, और भी बहुत से टेक्निक और टूल्स की बातें हमने की है। ये सारे लेक्चर जो है यूट्यूब पर हमने इसलिए डाले हैं कि जो भी आपको रिफ़्रेश करने हैं टॉपिक, तो उसको आप रिफ़्रेश कर सकते हो। और उसके संदर्भ में जैसे आप ध्यान में जाते हो तो कुछ आपके अनुभव आएंगे, उस अनुभव के आधार पर आपके कुछ प्रश्न होंगे, तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हो और फिर उसकी चर्चा हम करके उसका समाधान करने की कोशिश करते चले जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चित्त और मन इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होती है कि वो चित्त और मन को एक ही समझ लेते हैं। बहुत से हमारे धार्मिक किताबों में भी लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं, लिखते हैं कि भाई लेश्या मन का ये है, मन के कारण लेश्या बनती है ना। और इंग्लिश ट्रांसलेशन लेश्या का जब इंग्लिश में होता है तो वो कहते हैं कि भाई लेश्या इज ए पार्ट ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ द माइंड, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो आप बहिरात्मा में बैठे हैं, है ना, शरीर को अपना समझ के बैठे हैं। शरीर मन और बुद्धि, बस आपने समझा कि इतनी ही मेरी पर्सनैलिटी है, इतनी ही है, और बहिरात्मा में आप बैठे हैं। तो मन और चित्त को एक समझने में
ज़्यादा कोई आपका नुकसान नहीं होगा। मगर ध्यान की दुनिया में जब आप जाते हो तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मन और चित्त में क्या फ़र्क है। यदि ये क्लैरिटी आपके पास नहीं होगी तो आप जो है गलत ढंग से काम करने शुरू कर दोगे। तो आपको जो बेनिफिट मिलना है, मेहनत आप करोगे, ध्यान आप करोगे, मगर जो बेनिफिट आपको मिलना है वो बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा। और इसलिए चित्त और मन को समझ लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आगे जाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि 1-2-4 मिनट के लिए थोड़ी सी चैतन्य शक्ति का ऊर्ध्वगमन जो है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो थोड़े 1-2 टेक्निक्स भी हम थोड़ा रिवाइज करते चले जाएंगे और उसको पहले करके फिर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन, इसके लिए आप 1 या 2 मिनट में क्विकली कायोत्सर्ग में चले जाइए। तो कायोत्सर्ग में जाने की कोशिश करना है, यानी कि आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल है और आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है और आप पूरे शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। तो पैर के अंगूठे से लेकर रिलैक्स करते शुरू करना है। दाएं पैर के अंगूठे से शुरू करें, धीरे धीरे पूरा दायां पैर, फिर बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करके धीरे धीरे पूर्ण दायां पैर। तो बायां पैर और दायां पैर ये हमने ऑटो सजेशन के द्वारा उसको रिलैक्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो चेतन शक्ति का प्रवाह है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जो चेतन शक्ति प्रवाहित हो रही है पैर में, पैर के अंगूठे में, उस पर हम फोकस करके वहाँ रिलैक्स की बातें हैं। और उस प्रकार से बाकी शरीर में धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। हाथ है, हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ लीजिए, फिर सारी फिंगर्स और उसके बाद हथेली और फिर पूरा हाथ जो है रिलैक्स कर लिया है दाहिना हाथ। उसी प्रकार से बायां हाथ हम रिलैक्स करेंगे, अंगूठे से स्टार्ट करके एक अवयव पूरा दाया बाया दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। तो पैर रिलैक्स हो गए, हाथ रिलैक्स हो गए। फिर से एक बार चेक कर लेना है क्विकली कि पैर में फिर से कभी कोई टेंशन तो नहीं आ गया है तो उस जगह जाके चेतन शक्ति को वहाँ ले जाके और उसको रिलैक्स करवाना है। फिर पेट है, छाती है, उस पर फोकस कीजिए और दोनों को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी टेंशन है वो सारा रिलैक्स हो जाना है। पीठ के पास जाइए और पीठ को रिलैक्स कीजिए। पूरे बैकबोन से नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली रिलैक्स हो जाना चाहिए। हिप जॉइंट्स है, रिलैक्स। गर्दन पे आ जाइए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। स्पेशली विशुद्धि केंद्र जो हमारा है, विशुद्धि केंद्र को रिलैक्स करें। जहाँ पर पैराथोराइड ग्लैंड्स होती है, विशुद्धि केंद्र पर फोकस कीजिए। विशुद्धि केंद्र को हमने रिलैक्स किया है। और ऊपर चले जाइए,
ओठ है, जिह्वा है, आंखें है, कान है, ललाट है, सारी चीज़ों को रिलैक्स करना है कंप्लीटली। एक एक अवयव को रिलैक्स करते आगे चले जाना है। और अब चले जाइए, पूरे सिर का जो भाग है पूरा का पूरा रिलैक्स कर लीजिए। फिर से एक बार पूरी बॉडी को चेक कर लीजिए, और जहाँ कोई टेंशन है वहाँ हमने उसे रिलैक्स कर दिया है। अब चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन हमें करना है। जो मूलाधार के पास हमारी चेतन शक्ति है, शक्ति केंद्र के पास जो चेतन शक्ति है, लोएस्ट वर्टेब्रा जो है बैकबोन का, वहां पर दैट इज द मूलाधार शक्ति केंद्र है। तो ब्रीथ लेना है, जैसे ब्रीथ को छोड़ते हैं तो उसके साथ शक्ति को ऊपर की ओर फेंकना है। तो और फिर उस शक्ति को बैकबोन में ऊपर 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 ले जाना है। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्रीथ, डीप ब्रीथ ले लीजिए, और जो उच्छ्वास करते हैं तो उसके साथ चेतन शक्ति को ऊपर की ओर पुश करना है। पहले हमें उच्छ्वास का सहारा लेना पड़ेगा, बाद में आप चेतन शक्ति को अपने आप अलग से उसको ऊपर खींच सकते हो। तो शक्ति हमारी डाउनवर्ड फ्लो होती है, शक्ति केंद्र की ओर जाती है, मूलाधार की ओर जाती है, उसे हमें ऊर्ध्वगामी करना है। ज़्यादातर शक्ति हमारी नेवल सेंटर और उसके बीच जो है इसी पोर्शन में रहती है, और शक्ति अधोगामी है तो सारी बुराइयां जो है स्ट्रांग हो जाती है। और शक्ति नेवल सेंटर के ऊपर जैसे ही हम ले जाते हैं, अनाहत चक्र पर, आनंद केंद्र पर ले जाते हैं, वहाँ से ऊपर शक्ति चली गई, चेतना शक्ति हमारी चली गई, तो फिर पॉजिटिविटी हमारे जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। तो चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन और 1 मिनट तक हम करते जाएंगे। बैकबोन में चेतन शक्ति को ऊपर की ओर कोशिश करें कि पूरी फोकस शक्ति केंद्र पर, मूलाधार पर हो, और वहां से उच्छ्वास के साथ हम इस शक्ति को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं और चित्त और मन की बातें जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है, उसका मूल स्तोत्र चेतन शक्ति होता है। एक उंगली भी हम उठाते हैं तो पहले चेतन शक्ति में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और वो सिग्नल्स और वाइब्रेशंस हमारे स्थूल शरीर तक आते हैं, और फिर जो है कि कोई भी एक्शन हमारी वहाँ पर हो जाती है। तो मन की भी एक्शन हो, बुद्धि की भी एक्शन हो, उसका रूट जो है वो सारे वाइब्रेशन पहले चेतन शक्ति में पैदा होते हैं।
और वो वाइब्रेशन जो चेतना के है वो बाहर तक आ जाते हैं और उस प्रकार से जो है कि एक्शन हमारी मन में होती है, बुद्धि में होती है या शरीर में हो जाती है। तो मन भी जो है उसका स्तोत्र जो है चेतन शक्ति से आता है। तो बाह्य जो हमारा व्यक्तित्व है उसे हम स्थूल व्यक्तित्व कहेंगे, बहिरात्मा हम कहेंगे। और जो सूक्ष्म व्यक्तित्व है, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है, तो उसे हम आंतरिक व्यक्तित्व कहेंगे या सूक्ष्म व्यक्तित्व कहेंगे। तो वहां पे जो स्पंदन हो रहे हैं, तो उसके अनेक लेयर से हमने देखा था कि चेतन शक्ति हमारी है, कर्म विपाक हो रहे हैं, कर्म शरीर से कर्म विपाक हो रहे हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय से आगे हम बढ़ते हैं, वाइब्रेशंस आगे बढ़ते हैं, स्थूल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी लेशाएं भावनाएं पैदा होती है और वहां से आगे चलकर वो सिग्नल हमारे तेजस शरीर में आते हैं। तेजस शरीर से आगे बढ़कर फिर हमारी मन में, हमारी बुद्धि में और हमारे शरीर में वो वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो चेतना के हम ब्रॉडली दो भाग कर सकते हैं। स्थूल चेतना जो कि शरीर के अंदर है, मन के अंदर है और उसको डायरेक्टली एक्टिवेट कर रही है, और सूक्ष्म चेतना जो हमारे अंतर जगत को चला रही है, जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व जो है तो उसको चला रही है। तो ये दोनों में यदि हम फर्क कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में बहुत, तो जैसा हमने देखा कि ध्यान की जो डायरेक्शन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, क्योंकि स्थूल से ही हमें शुरू करना है और फिर वहां से हम जो है कि अंतरात्मा में, आंतरिक व्यक्तित्व में हम चले जाते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म व्यक्तित्व को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है भावतंत्र यानी कि लेशा। तो लेशा या भावतंत्र जो है सूक्ष्म जगत से आकर हमें स्थूल जगत में वो कार्य करने में बिल्कुल हमें मदद करती है। तो जब हम मन की बात करते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि वो मन जो है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मगर मन जो है कि वो कभी बन जाता है और एक कार्य कर लिया, वो मन विसर्जित हो गया। फिर मन की दूसरी जो आइट्रेशन है, दूसरा मन जो है निर्मित होता है, उसकी जो है कार्य हो गया वो फिर। तो जैसे कि पर्याय हमने देखे द्रव्य में कि द्रव्य की पर्याय हर समय आती रहती है, तो इसी प्रकार मन जो है कि मन क्रिएट होते जाता है और वो कार्य हो गया, वो विलीन होते जाता है, क्रिएट होते जाता है, विलीन होते जाता है। मगर चित्त जो है, चित्त इज परमानेंट, वो विलय नहीं होता है, क्योंकि चित्त जो है वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जो हमारा अस्तित्व है, जो आत्मा, आत्मशक्ति, जो चेतन शक्ति है, वो परमानेंट है। उसमें जो है कि उसके अलग अलग रूप है। स्थूल चित्त है ना, सूक्ष्म चित्त है, अध्यवसाय के लेवल का है। तो ये जो है कि जिस प्रकार का कार्य हो रहा है उस प्रकार से वो चित्त उस प्रकार से अनुरूपित होता है, मगर जो चित्त शक्ति है
वो परमानेंट है, वो एक ही है, वो ऐसे अलग अलग नहीं है। मगर मन जो हमारा है वो उत्पन्न होगा, वो कार्य समाप्त हो गया, वो मन विलीन हो गया, फिर दूसरे जो कार्य है उसमें दूसरा मन जो है कि, तो मन और चित्त में ये फर्क जो है कि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो चित्त इज द कंट्रोलिंग, चित्त जो है वो संचालित करता है। और हमारा जो स्थूल व्यक्तित्व है, तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीन हमारे स्थूल व्यक्तित्व के हमने भाग किए हैं। तो शरीर सबसे स्थूल, और उसकी जो क्रिया शक्ति है वो हमें चेतन शक्ति से मिलती है। तो जो हमारी फंक्शनिंग है, समझ लो ज्ञान तंतु है, नर्वस सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग चेतन के शक्ति के द्वारा होती है। और बाकी जो ब्रेन का कार्य है, हार्ट का कार्य है, और बाकी जो स्नायु तंत्र है, ये सारे के सारे चेतन शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। तो बेसिकली समझो, हम कहते हैं कि भाई एक आदमी मर गया, क्या होगा? उसकी बॉडी तो वैसे की वैसी है, फंक्शनिंग कर रही है, और अचानक चेतन शक्ति चली गई तो बॉडी तो टेक्निकली सेम है, बट इट इज नॉट फंक्शनिंग। आंखें हैं उसकी, मगर अभी आंखें देख नहीं सकती। कान है उसके, मगर कान सुन नहीं सकते। हार्ट है उसका, फिजिकली वैसा ही है, मगर इट इज नॉट फंक्शनिंग। क्यों? कि चेतन शक्ति जो थी, वो चेतन शक्ति चली गई। तो चेतन शक्ति जो है वो हमारे शरीर को संचालित करती है, वैसे ही चेतन शक्ति हमारे मन को संचालित करती है। तो जो वाइब्रेशंस, तो मन में क्या क्या फंक्शनिंग होगी, बुद्धि में क्या फंक्शनिंग होगी, शरीर में क्या फंक्शनिंग होगी, तो उसके वाइब्रेशन जो है वो हमारे अंतर व्यक्तित्व जो हमारा है वहां से आएंगे, अध्यवसाय से आएंगे। तो अध्यवसाय से जो वाइब्रेशन आ गए हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि, उसी प्रकार से हमारा मन, उसी प्रकार से हमारे शरीर जो है वो कार्यरत होते चले जाएंगे। मन के ध्यान में हम देखते हैं कि दो प्रकार होते हैं। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, पहले कि निरालंब ध्यान जो होता है, निर्विकल्प जो ध्यान होता है, वो सेकंड स्टेज है। पहले हम सविकल्प ध्यान करते हैं कि कोई विकल्प हमारे पास होता है। क्यों? कि मन पर अभी तक हमारा कंट्रोल नहीं मिला है। मन जो है एक साथ हजारों चीज़ों में काम करने की उसकी आदत होती है, मल्टीटास्किंग, और सैकड़ों हजारों चीज़ें वो मन में एक साथ चलती रहती है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि सविकल्प, तो मन को जो है हजारों में से निकालकर हम कहते हैं कि भाई साहब एक काम पे लग जाओ अभी। तो उसको हम फोकस कर लेते हैं कोई भी एक काम पे, कि भाई ब्रीथ को देखो, नहीं तो कोई मंत्र हम करते हैं, ओम किया तो ओम को आप देखो। तो सविकल्प में हम फंसे करते हैं कि मन को फोकस कर लेते हैं। तो बहुत बार एक गलतफहमी हो जाती है कि मन को फोकस कर लिया तो हम समझ लेते हैं कि मन की चंचलता चली गई। तो मन की चंचलता गई नहीं, मन जो है कि 1000 चीजों पे जो लगा था उसको हमने एक चीज पर फोकस करवा लिया। तो एक आभास निर्माण हो सकता है, बहुत लोगों के मन में हो जाता है कि हाँ चलो हमने मन को कंट्रोल कर लिया है,
तो मन की चंचलता जो है वो जाएगी नहीं। चंचल तो मन है ही, मगर एक स्टेप हमने अचीव कर ली कि जो 1000 में फोकस है वो 1 में फोकस हो गया। मगर वो फोकस हो गया है, मगर चंचलता उसकी अभी भी कायम है, क्योंकि चंचलता ये मन का स्वभाव है। तो चंचलता ये कभी जाएगी नहीं मन की, और इसीलिए ध्यान में फिर हम कहते हैं कि भाई मन के पार हो जाना है, क्योंकि मन की चंचलता जो है वो कायम चलते रहेगी। तो जब हम हमारे अंतर जगत में जाते हैं, अंतर व्यक्तित्व में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे मन जो है उसकी कंट्रोल जो है वो भी निकल जाता है, और मन जो है विलीन हो जाता है। तो मन जैसे हमने देखा कि परमानेंट नहीं है, वो निर्मित होता है, कार्य हो गया, विलीन होता है, फिर निर्मित होता है। तो इसीलिए अंतर जगत में हम जाके मन को विलीन कर सकते हैं। यदि मन परमानेंट होता, चेतन शक्ति के जैसा, यदि मन स्वयं चलित होता, जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि भाई मन तो साइकोलॉजी हम देख लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो सारी चीज़ें मन के द्वारा वो करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हाँ मन कंट्रोल कर रहा है, मन ये कर रहा है। अभी थोड़े थोड़े साइकोलॉजिस्ट जो है साइकिक की बातें भी करने लगे हैं। तो साइकिक जो है बेसिकली चित्त जो हमारा है, तो चित्त का ही एक आउटर लेयर जो है वो साइकिक है। तो मन जो है उससे डीपर चित्त है। चित्त इज कंट्रोलिंग, चित्त सारा संचालित करता है, और इसीलिए तो मन की जो फंक्शनिंग है वो तो चलती रहेगी। उसमें जो है स्मृति है, कल्पना है ना, और बाकी जो है इंटरप्रिटेशन, कोरिलेशन, लॉजिक, रीजनिंग, वो सारी जो मन की क्रिया है वो तो मन कर रहेगा ही। ऐसे नहीं कि वो मन की क्रियाएं खत्म हो जाएगी, मगर जब हम मन को विलीन कर लेते हैं तो ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। तो जब तक मन है ये क्रियाएं शुरू रहेगी, मल्टीपल से हम उसको एक पर फोकस कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि चित्त जो है स्थायी है, और मन जो है कि निर्मित होता है और चला जाता है। तो ध्यान में हमारी एक प्रमुख भूमिका होती है कि चैतन्य शक्ति को प्रतिष्ठित करना। चैतन्य शक्ति को हमने यदि प्रतिष्ठित कर लिया, यानी कि चैतन्य शक्ति में जो चित्त में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, चित्त वृत्ति जिसे हम कहते हैं, तो चित्त वृत्ति को हम जैसे जैसे शांत करते जाएंगे, तो हम कहेंगे कि चित्त को हमने प्रतिष्ठित कर लिया, यानी कि उसमें अभी कोई वाइब्रेशंस नहीं है। तो मन की चंचलता और चित्त की चंचलता ये दोनों अलग है, और हमारी फोकस जो है कि चित्त की चंचलता को कम करना है। जैसे चित्त की चंचलता कम होती जाएगी, मन की चंचलता जो है कि मन के पार हम चले जाएंगे, तो मन का विलय हम कर सकते हैं। तो उसके द्वारा जो चीज़ें हमें हो रही है वो सारी कंट्रोल में चली आ जाएगी। तो एक सवाल जो आता है कि जो हमारे राग द्वेष आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो अध्यवसाय के लेवल से आ रहे हैं। तो अध्यवसाय के लेवल उसके क्लोज जैसे हम चले जाते हैं, तो चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए हमें बहुत फायदा होता है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, है ना, हम बात करते हैं कि भाई ये जो है
ये हमारी वृत्तियों के मूल है। तो ये सारे यहाँ पे अध्यवसाय के लेवल पे वो निर्मित हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व जो निर्मित हो गया तो हमारी सोच जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्लैरिटी नहीं होती है, जो चीज़ जैसी है वैसी दिखती नहीं है, जो चीज़ जैसी नहीं है उससे वैसे उस प्रकार से हम उसमें विश्वास करते हैं, तो वो वहाँ पे निर्माण होती है। और अविरति जो है कि समझो तृष्णा जो है, हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं जो है उस पर निरंकुश जो रहे तो अविरति या चलती रहती है। और इसीलिए विरति को लाना है तो हम फिर चंचलता को कम कर सकते हैं। और उसी प्रकार प्रमाद, जो प्रमाद है तो ये प्रमाद जो है कि हमें कोई अच्छी चीज़ जो है कि सोए सोए या मूर्छा में हम सारे काम करते हैं, जागरूक होकर नहीं करते हैं। तो अप्रमादी होकर यदि हम करेंगे तो फिर चंचलता चित्त की कम करने में हम सहायक हो सकते हैं। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, लाइकिंग डिसलाइकिंग, राग द्वेष जो है, प्रिय अप्रिय जो है, ये सारे कषाय के जो है वो वहाँ निर्मित होते हैं। और यदि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम चित्त की चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बार यदि हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो हम मन में जाकर चंचलता को कंट्रोल करने की कोशिश करते चले जाते हैं और फिर उसमें हमें बिल्कुल जो है कि सहायता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जो संचालित करने वाला है उसी को हमें कंट्रोल करना है, जो संचालित हो रहे हैं। तो इसीलिए मन जो है, वाणी जो है और शरीर जो है, इसको हम कहते हैं कि क्रिया तंत्र, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। दे आर नॉट दी ओरिजिनल मोटिवेशन, नहीं, ओरिजिनल जो है चित्त वृत्ति है। और चित्त वृत्ति ये क्रिया तंत्र जो है, मन वचन और काया, ये क्रिया तंत्र है, इनको एक्टिवेट करते चले जाते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी हमें बिल्कुल रखना है कि कंट्रोलिंग चित्त है तो जो चित्त वृत्ति है उसको शांत करने में हमें फोकस करना है। और वो जैसे जैसे शांत होती है तो क्रिया तंत्र जो है, क्रिया तंत्र कंट्रोलिंग नहीं है, जो चैतन्य केंद्र के जो है, चैतन्य शक्ति के जो स्पंदन है, उसकी जो वृत्ति है, उसी को हमें कंट्रोल करना है। तो जब चैतन्य शक्ति के शुद्धि की बात हम कर रहे हैं तो बेसिकली हम चित्त वृत्ति को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो जो क्रिया तंत्र जो है उस पे कंट्रोल करके हम चेतन शक्ति पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन शक्ति इज द बॉस, है ना। चेतन शक्ति सबको संचालित कर रही है। तो इसलिए चित्त वृत्ति जो है उसको कंट्रोल करना है। और चित्त वृत्ति कंट्रोल करना है तो डीपर, जहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषय निर्माण हो रहे हैं, वहाँ उस लेवल पर जाकर। तो इसीलिए हम बहुत बार देखते हैं कि क्रोध आता है, पता है हमें पता है, हमारी बुद्धि को पता है, हमारे मन को पता है कि बुरा है, मगर वो जो है जाता नहीं। क्यों जाता नहीं? कि आप मन के तल पर, बुद्धि के तल पर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर कितनी भी आप कोशिश करो, आप कामयाब होगे नहीं, क्योंकि उसका मूल स्तोत्र जो है और डीपर है।
तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली इज दे आर टेकिंग यू क्लोजर टू द चित्त। तो जैनिज्म ने बहुत पहले से ही बहुत डीपर उसकी अंडरस्टैंडिंग की, उसकी एनालिसिस की कि कहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट है, और जहाँ कंट्रोलिंग पॉइंट है जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते, रूट कॉज तक नहीं पहुँचते, तब तक वो कंट्रोल हो सकती नहीं। पेड़ है, पेड़ के पत्ते हमने काट दिए इधर उधर, कुछ होगा नहीं, पेड़ और बढ़ता चले जाएगा। तो गुस्सा आ गया, हमने बोला भाई सॉरी, हाथ जोड़ दिए, कुछ बदला नहीं। सॉरी एक ट्रिक है फेस सेविंग की, और सॉरी एक ट्रिक है मन की कि भाई हमने तो सॉरी बोल दिया, बड़े अच्छे हो गए, तो वी आर रेडी टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, है ना। उतना ही हो गया मन के तल पर, बुद्धि के तल पर। तो उसको रोकना है तो हमें चैतन्य, चित्त में जहाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, चित्तवृत्ति जहाँ निर्माण हो रही है, उस लेवल पर जाना पड़ेगा। तो जब हम भाव शुद्धि की बातें करते हैं, तो अनलेस यू गो टू द चित्तवृत्ति लेवल, यू कैन नॉट डू द भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि होगी नहीं। तो इसलिए लोग जो है क्रिया कार्य करते रहते हैं और उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। 40 साल तक भक्तामृत स्तोत्र रोज कहा, भाई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि आप चित्तवृत्ति जहाँ निर्मित होती है उस तल पर जाकर, और वहाँ जाकर जब भी आप मंत्र कहोगे, वहाँ जाकर आप भाव शुद्धि की बात करेंगे, तो ही वो पॉसिबल हो सकती है। नहीं तो एफर्ट्स हम करेंगे, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं। और इसीलिए चित्त और मन जो है, उसकी डिस्टिंग्विश, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी फंक्शनिंग जो है, इसकी हमें गहराइयों में चर्चा करनी है। तो इसके हम 4 या 5 लेक्चर ले लेंगे, ताकि हम इसकी जो गहराइयाँ हैं, चित्त के जो अनेक प्रकार है, वो कैसे होते हैं, वो प्रकार किस चीज़ को फंक्शनिंग करने में कार्यरत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमें समझ में आएगी, तो ध्यान की दुनिया में जो है हम भटकेंगे नहीं। तो जैसा हमने देखा था कि अधर्म ध्यान है और धर्म ध्यान है, जिसने धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान को नहीं समझा, वो अधर्म ध्यान के मार्ग पर चलता रहेगा, बड़ी मेहनत करता रहेगा, मगर उसको कुछ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार मन और चित्त की फंक्शनैलिटी को यदि हम नहीं समझ सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते, तो जो है हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हमारा शक्ति का अपव्यय, समय का अपव्यय हो सकता है। और इसीलिए जो ध्यान की दिशा में आगे जाना चाहते हैं, जो चेतन शक्ति की शुद्धि की दिशा में आगे जाना चाहते हैं, तो मन और चित्त, इसके डिफरेंस को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। तो बहुत बार मन को मानकर ही बहुत सी इंटरप्रिटेशन हमारे कुछ ग्रंथों में भी की है। तो जो स्कॉलर्स जिन्होंने लिखे हैं, तो वो ध्यान की दुनिया में डीपर नहीं गए होंगे, वो बाहर बहिरात्मा में बैठकर उन्होंने वो इंटरप्रिटेशन लिखी है। तो बहिरात्मा में मन और चित्त में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि बहिरात्मा में जो सारा फंक्शनिंग है मन का है, शरीर का है, बुद्धि का है। तो उसकी जो प्रेरणा स्तोत्र है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते जो बहिरात्मा में बैठे हैं। तो इसीलिए, और ध्यान जो है कि हमें अंतरात्मा में, अंतर जगत में जाके और शक्ति को शुद्ध करना है। और इसीलिए ये दोनों के भेद को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाएंगे, और 3-4 लेक्चर्स इस पे हम लेंगे, मगर इमीडिएट नहीं लेंगे। जैसे जैसे हम और बाकी चीज़ें आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी और थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें ले लेंगे, चित्त और मन। और
फिर थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे तो प्रतिसल्लीनता की एक और लेयर जो मैंने मेंशन की थी, तो हमने प्रतिसल्लीनता के 2 लेक्चर लिए, मगर उसकी एक और डीपर लेयर है। तो जब हम चित्त और मन के डिफरेंस को थोड़ा सा गहराई से समझने लग जाएंगे तो हम प्रतिसल्लीनता की नेक्स्ट लेयर को भी उसको हम कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन कोई है किसी का, तो हम उस क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर ये मन की चित्त की डिस्कशन आगे के लेक्चरों में और हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो कोई सवाल है किसी का तो हम ले सकते हैं। विनोद जी, आपने बीच में अध्यय व्यवसाय की बात करी, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देंगे 1 मिनट? कौन सा? आपने बीच में अध्यय व्यवसाय की बात करी ना? हाँ, अध्यय व्यवसाय की, हाँ जी। तो मेनली क्या होता है कि एक चेतन शक्ति हमारी है और कर्म शरीर है। तो हम कहते कि भाई कर्म मल से हमारी चेतन शक्ति आवृत्त है और इसीलिए उसकी जो रियल बेनिफिट्स है, उसकी जो रियल फंक्शनैलिटी है वो कहीं होती नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा आवृत्त है ज्ञानावरण के कारण, दर्शन हमारा आवृत्त है दर्शनावरण के कारण, मोहनीय कर्म है तो इम्प्योरिटी आ गई है, अंतराय कर्म जो है वो बाधा डाल रहा है, तो जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये कर्म के आवरण और बाकी जो है वेदनीय वगैरह जो है अघातीय कर्म, तो मेनली घाती कर्म की हम देख लेते हैं। तो ये सारी बाधाएं ये इसलिए आ रही कि कर्म जो है इसने हमारे चेतन शक्ति को आवृत्त कर दिया है और अनादिकाल से है। कहाँ से है किसी को पता नहीं, कब शुरू हुआ, मगर ये बात हमें पता है कि कर्म जो है वो विपाक में जाके और निर्जरा होकर खत्म हो जाएगा। तो कर्म अनादि है मगर उसका उस सादी म्हणजे अंत है उसका है वो निकल जाएगा। तो जहाँ पर तो हर क्षण में हर समय में कर्म विपाक हो रहे हैं और कर्म विपाक और चेतन शक्ति वहाँ से आ रही है, चरम चेतन शक्ति हमारी है आत्मा से आ रही है। तो ये दोनों जहाँ मिलते हैं दे गेट मिक्सड इनटू ईच अदर। तो चेतन शक्ति के वाइब्रेशंस, कर्म के वाइब्रेशंस, ये दोनों मिलते हैं, दैट इज नोन एज अध्यवसाय। और वहां से चलकर जो है इट विल वर्क एज ए पार्टनरशिप, वो फिर अलग काम नहीं करेंगे। तो यहां से जो उनकी, जैसा हमने देखा था कि दिस इज ए रब ने बना दी जोड़ी, है ना। षट द्रव्यों में हमने देखा था कि क्या होता है, तो रब ने ये जोड़ी बना दी, अभी ये अभी जोड़ी पार्टनरशिप में काम करेंगे आगे चलकर। तो कर्म का अस्तित्व अलग है, चेतना का अस्तित्व अलग है, वो उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, मगर दोनों के संयोग से जो है कि ए थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज गेटिंग क्रिएटेड एंड दैट विल गवर्न द फ्यूचर थिंग्स। और वहां से जो वाइब्रेशन जो है वो मिक्स्ड वाइब्रेशन आगे चले जाएंगे। सो दैट इज नोन एज अध्यवसाय बेसिकली इन ए सिंपल। And one of them will be dominant if you control it. So that is क्या? One will become dominant if you don't control it, right? That is correct. That is right. So generally karma is dominant. Right. तो कर्म डोमिनेंट है तो आप बैरात्मा में बैठे रहोगे, आप अशुद्ध लेशा में रहोगे, ज़्यादातर कृष्ण लेशा में रहोगे। तो जैसे डोमिनेशन को यदि हमने इंटरसेप्ट नहीं किया तो अध्यवसाय के बाद जो है कि लेशा का निर्माण होगा, लेशा के बाद उसके साथ भाव का निर्माण होगा। तो इसलिए भाव शुद्धि की बातें हम इसलिए करते हैं कि यदि भाव शुद्धि हम कर सकते हैं तो जो कर्म का इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट,
कर्म का इम्पैक्ट तो निगेटिव ही है ना। तो कर्म का जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज करते चले जा सकते हैं। तो जैसे जैसे भाव शुद्धि हमारी बढ़ती जाएगी तो हम कहते हैं कि भाई साहब ध्यान में आप जाते हो तो पारणामिक भाव जो है उसकी तरफ जाओ। अशुद्ध भाव से तो बचो, अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव में आ गए, मगर वहां नहीं रुकना है, शुद्ध भाव से आके जाके पारिणामिक भाव में जाना है। तो पारिणामिक जो है वो चेतन शक्ति का शुद्ध स्वरूप रिफ्लेक्ट करेगा। शुभ भाव भी जो है उसमें भी इंप्योरिटी रहेगी। इट इज बेटर देन अशुभ भाव डेफिनेटली, है ना। मगर आगे चलकर हमें पारिणामिक भाव में जाना है। तो पारिणामिक जो है कि वो शुद्ध स्वरूप में जो जैसा है वैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते चले जाएगा। तो इसलिए हम भाव शुद्धि की बात करते हैं कि ध्यान की जो ऑब्जेक्टिव है भाव शुद्धि है ना। और भाव शुद्धि में पहुँचने के लिए चेतन और मन का डिफ्रेंसिएशन बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप मन के पीछे चले जाओगे, हाँ, और आगे जाके कुछ मिलेगा नहीं। तो जो जैसे धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान में हमने देखा कि भाई साहब जीपीएस लगा दो, नहीं तो आप गलत रास्ते पे चले गए तो सारा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार मन और चित्त में आप मन के पीछे चले गए तो सारा वेस्ट हो जाएगा, और चित्त के पीछे आपको जाकर उसकी वाइब्रेशंस जो है, उसकी चंचलता जो है, उसकी जो वृत्तियाँ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधः योगः, है ना। पहला सूत्र पतंजलि का चित्त वृत्ति निरोधः योगः, कि जो भी करना है भाई साहब, हमारी ऑब्जेक्टिव चित्त में जो वृत्तियाँ आ रही है, चंचलता जो आ रही है, उसको रोकते 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 चले जाए। और जब चित्त प्रतिष्ठित होगा, जो हमने एक शब्द लिया था, चित्त प्रतिष्ठित हो गया मतलब कि उसकी वाइब्रेशंस खत्म हो गई, तो जो है आपको आप अल्टीमेट के गोल की तरफ आ गए। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख जो है, दैट कैन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग नाउ। तो चेतन शक्ति प्रतिष्ठित जब तक नहीं होती, जब तक वाइब्रेशन है, जब तक आवरण है, जब तक इम्प्योरिटी है ना, जब तक बाधा है, तो इसलिए सिद्धों की, अरियंतों की एक बात होती है कि अव्याबाधत्व एक क्वालिटी होती है कि ये चार मिल गए बट वो अव्याबाध होने हैं, कि 24/7 परमानेंटली एट द 100% प्योरिटी लेवल। ऐसे नहीं कि बीच में कोई इम्प्योरिटी आ गई, नहीं, देन ओनली ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन। तो विनोद जी एक सवाल है, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन है, चित्त जो है वो विचलित होता है या जो भी बोल रहे हैं, हाँ, चेंज होता रहता है, उसको फोकस करने के लिए तो प्रैक्टिकल सेंस में आपको ध्यान में जाके अपनी चेतना शक्ति को ऊपर लाके कहाँ तक लाना चाहिए, और फिर आप विकल्प आप संकल्प करें कि हमें ये करना है, ऐसा करना है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चेतन शक्ति जो है, हमने देखा कि शक्ति केंद्र या मूलाधार से हमें सहस्त्रार तक या ज्ञान केंद्र तक, जो रीढ़ की हड्डी का टॉप मोस्ट पार्ट है, जहाँ चोटी होती है, जो चोटी है वो जो है रिफ्लेक्शन है कि भाई साहब यहाँ तक शक्ति लानी है। इसलिए पहले लोग वहाँ चोटी रखते थे कि चेतन शक्ति जो है, तो चेतन शक्ति को वहाँ तक सहस्त्रार तक ले जाना है। और जैसा हमने देखा था कि एक एक चक्र को जागृत करते जाना है, तो चक्र वो जागृत हो गया तो शक्ति फिर वहाँ से ऊपर ऊपर आने में बहुत आसानी हो जाती है। तो समझ लो कि अनाहत केंद्र हमारा जागृत हो गया है, तो हमारी शक्ति अनाहत केंद्र तक इजीली आ जाती है। वो ऑब्स्टेकल सारे निकल गए, वो वहाँ तक का विषय उसको स्टैम्प हो गया है, सो नो ब्लॉकेज। तो चक्र जागृत हो गया मतलब कि आपकी चेतन शक्ति उस लेवल तक एलिवेट हो गई। और तो ये बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि चेतन शक्ति
कि जो नॉर्मल टेंडेंसी है, लाइक ए वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, तो चेतन शक्ति भी डाउनवर्ड्स फ्लो होती है, वो काम केंद्र की ओर रहती है ना। क्योंकि जो हम बहिरात्मा में बैठे हैं, क्या हो रहा है, 24/7 हम इच्छा आकांक्षा तृष्णाओं से भरे हैं। यानी कि हम हमारे काम जो है, काम मीन्स नॉट ओनली सेक्स एनर्जी, काम मीन्स ऑल वांट्स एंड डिजायर्स, बेसिकली कामना. सो काम इज पार्ट ऑफ ए कामना, नॉट ओनली सेक्स. सेक्स इज पार्ट ऑफ दैट, है ना. तो जो कामना जो है, जो हमारी मूलाधार कहे या शक्ति केंद्र कहे, वहां पर फोकस हो जाती है सारी शक्ति, क्योंकि हम बहिरात्मा में बैठे हैं. तो जहाँ पे एक्टिविटीज़ है वहीं फोकस हो जाएगी. तो उसको वहाँ से निकालकर धीरे 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 सहस्त्रार तक ले जानी है. और ध्यान में यू हैव टू कीप डूइंग दिस आइटरेशन. सो आप एडवांस स्टेज में ध्यान में जाएंगे तो इन 1 सेकेंड यू कैन डू मल्टीपल टाइम्स, यू कैन डू इट सो फास्ट. तो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो यहाँ पे 60 फ्रीक्वेंसी होती है 60 पर सेकेंड, है ना. तो उससे भी ज़्यादा हम ध्यान में ला सकते हैं. तो दैट इज़ वन पार्ट. और फिर चित्त की जो चंचलता आ रही है, तो हमने देखा कि अध्यवसाय के पास जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये जो निर्माण होते हैं वहाँ पर, तो उसको धीरे धीरे हमें कम करते जाना है. तो जैसे हम मिथ्यात्व निकल जाएगा, हमारा सम्यक्त्व आने शुरू हो जाएगी. तो सम्यक्त्व आ रहा है तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो हमारी डिवोशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी. तो और फिर अविरति जो है, तो अविरति जो है कि तृष्णा है, हम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो है वही हमें सुख दे रही है, वगैरह वगैरह. तो वो जो है, तो उसके लिए विरति जो है, वैराग्य जो है, ये हमें जागरूक करना पड़ेगा. तो बेसिकली दैट इज ए समता का प्रयोग. जो प्रिय अप्रिय जो है, उसकी जो है डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर है, उसको कम करते जाना है. तो समता आ गई तो प्रिय प्रिय चला गया, तो वो वहाँ हमें स्टेबलाइज करेगी. और उसी प्रकार से कषाय हमने देखे कि अनंतानुबंधी से रिड्यूस करते 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 संजोलन तक ले जाए. सो दैट इज हाउ. तो इस प्रकार से वो हम चंचलता को कम करते करते चले जा सकते हैं. ठीक है. चलिए, तो यहाँ हम अब क्लोज कर लेते हैं. 3 बार ओम करके हम इसे क्लोज कर Have a good day. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com. 25 years of service to Jainism.